26 में, 26 में अगले साल का मतलब। हाँ यही तो है। देखो अपना टॉपिक तो उपसर्ग चल ही रहा है ना, उपसर्ग अपना टॉपिक है साहब। और उपसर्ग में जो अपन पढ़ चुके हैं, संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग है, उनको लेकर हम बात कर रहे थे। इनका याद रखने का जो तरीका है वो क्या था, तो आ वी नी सम प्र सु रस पवन भी एंटिडी रात्रि तप स्व और अपि। ये 22 उपसर्ग हो गए साहब हमारे संस्कृत भाषा के। इसमें से हमने आ है, आ उपसर्ग है वो हमने पढ़ लिया है, वी भी पढ़ लिया है, नी भी पढ़ लिया है, सम भी पढ़ लिया है। इसके बाद में प्र है, सु है, रस, दुर है, निर है, दुस है, निस है, अप है, अव है, अन है, अभी है, अनु है, अति है, अधि है। और ये क्या कहता है आपका परा। परा तक पढ़ लिया था क्या? परा हो गया, परा हो गया। ये अनु अति अधि, यह अनु, यह अति, यह दी, यह है परा, फिर प्रति, फिर परी। तो कहां तक परा तक हो गया या प्रति तक हो गया? परा तक हो गया कंप्लीट। चलो परा के बाद में देखो साहब प्रति उपसर्ग। परा के बाद में जो आएगा उपसर्ग आएगा वो कौन सा आ जाएगा साहब? प्रति उपसर्ग आ जाएगा। प्रति का मतलब वैसे प्रत्येक होता है। इससे बनने वाला शब्द क्या है साहब? तो ये प्रत्येक ही आ गया। प्रत्येक शब्द ही इससे ही बना है। ये किससे बना है? तो प्रति प्लस एक से बना है साहब प्रत्येक। ऐसे आता है साहब प्रत्यय आता है। प्रत्यय किससे बन जाएगा? तो प्रति प्लस अ है, उससे क्या बन जाएगा? प्रत्यय है वो बन जाता है। इसी प्रकार से आता है प्रत्यय आ गया। ऐसे आ गया साहब प्रत्यक्ष। प्रत्येक शब्द आता है, ये भी किससे बनता है? तो प्रति प्लस अक्षी से क्या बनता है? प्रत्यक्ष वो बनता है। ये अपने जब यण संधि पढ़ी थी तब भी चर्चा की थी कि प्रत्येक शब्द है इसका संधि विच्छेद प्रति प्लस अक्षी होगा, है ना। अक्षी क्यों होगा? कि अक्षय शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। अक्षय का मतलब क्या निकलता है साहब? आंख निकलता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों के सामने। जैसे मैं आपकी आंखों के सामने हूं, आप मेरी आंखों के सामने हो, तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है। ऐसे देखो इस शब्द आ गया हमारे पास में प्रतीक। प्रतीक बन गया साहब प्रति प्लस एक से क्या बन गया? प्रतीक बन गया। ऐसे आता है साहब प्रतीत, तो प्रतीत बन जाएगा प्रति प्लस इत से। प्रति प्लस इत से क्या बन जाएगा? प्रतीक है वो बन जाएगा। ऐसे आता है प्रतीकार, प्रतिकार, प्रतिपल, है ना। प्रतिकार है, प्रतिपल है, प्रतिशत है। ये उदाहरण आ गए जिनमें कोई भी संधि नहीं हुई है। प्रति, प्रतिरोज, प्रतिरोज नहीं आएगा, रोज शब्द अलग है वो। प्रतिभोज आ जाएगा, प्रतिभोज भी नहीं आएगा। प्रतिबोध, हाँ प्रतिबोध हो सकता है, प्रतिबोध। इसके बाद में अगर हम बात करें, प्रतिशत आ गया, प्रतिपल आ गया, प्रतिकार आ गया। ऐसे आता है प्रतिमान, प्रतिमान आता है। ऐसे आता है साहब प्रतिभा, वो भी प्रति उपसर्ग से बनने वाला उदाहरण है। प्रति के बाद में जो आगे वाला उपसर्ग आता है वो आ गया साहब आपका परि उपसर्ग आ गया साहब। परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर होता है। जैसे पर्यंत, पर्यंत बन जाएगा साहब परि प्लस अंत से बन जाएगा पर्यंत। ऐसे आता है पर्यावरण, तो ये बन जाएगा परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण से पर्यावरण हो जाता है। ऐसे आता है पर्यंत है। ऐसे आता है परिष्कार, परिष्कार। ऐसे आ गया साहब परिष्कृत, है ना। इसी प्रकार से आ जाएगा परिष्कृत है, परिष्कार है, परिवार है, परिवार है, परिष्कृत, परिष्कार, परिवार, परिजन,
परिश्रम आ जाएगा, परिश्रम, परिपक्वता भी आ जाएगा। क्या परिणाम, परिणाम भी हो जाता है। परिणाम में संधि कौन सी होगी? नाम, तभी तो होगा, नए के स्थान पर न परिणाम, परिमाण, परिमाण में हो जाएगा जो आपने बताया है। परिणाम, परिमाण, परिणति, लिखिएगा। परिणति है, नवीन कौशिक जी, परिष्कृत जो शब्द आ रहा है ना, परिष्कृत जो शब्द आ रहा है ना, इसमें जो संधि है ना वो व्यंजन संधि है। यहाँ पर व्यंजन संधि है, देखो यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है। कैसे नहीं है? ये जो शब्द बनता है वो बनता है परि प्लस कृत से, और यहाँ पर क्या हो जाता है? स का आगमन हो जाता है। जो व्यंजन संधि हमने पढ़ी थी तब हमने चर्चा की थी साहब कि परि उपसर्ग के बाद में क्रिया कार करण कारक इत्यादि होगा तो परि उपसर्ग के बाद में क्या हो जाएगा? स का आगमन हो जाएगा, और स का आगमन हो जाएगा तो ये परिष्कृत है, परिष्कार है। ये दोनों उदाहरण कौन से हैं? उसी नियम के हैं। तो ये व्यंजन संधि, ये दोनों शब्दों में विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है नवीन कौशिक जी। भोज शब्द है ना वो हिंदी का है, इसलिए आगे आएगा। अभी रुको तो हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे ना, अभी तो संस्कृत के चल रहे हैं ना, हिंदी के और उपसर्ग आएंगे ना अभी हैं। हाँ, ये जब संस्कृत का है ना तो ये भी संस्कृत का होना चाहिए। वो कौन सा संधि कहाँ पर हो रही है? हाँ, लग रहे हैं, वो अभी लग रहे हैं। जब हिंदी के पढ़ेंगे ना उपसर्ग तब लगेगा कि अच्छा ये हिंदी के तो ऐसे आते हैं। रुको आप अभी, एग्जाम्पल तो बस हिंदी की, संस्कृत के होने के बाद हिंदी के चलेंगे उपसर्ग। हिंदी में अपना लिए नहीं, ये कुछ हिंदी ये संस्कृत के ही हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। फिर इनका क्या हुआ? ये तत्सम शब्द में आते हैं। ठीक है, अब जब ये थोड़े परिष्कृत हो जाते हैं, व्याकरण के रूप में ठीक हो जाते हैं, तो फिर वो हिंदी के बन जाते हैं। उनको बोला करते हैं तद्भव शब्द। समझ में आ गया? एक तो आता है पूरी तरह से संस्कृत के जो सब सिर्फ संस्कृत में ही चलते हैं, इनका कुछ परिष्कृत रूप है, और कुछ ऐसे के ऐसे शब्द हैं वो इनमें अपना लिए गए और फिर इनमें अपना लिए गए। हाँ, ऐसे है लिखा भाई। इनमें से जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वो तो सीधा सा आता है साहब। सीधा सा कैसे आएगा कि बताओ परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है, उपसर्ग कौन सा होने वाला है। तो ये थोड़ा सा हमें व्यंजन संधि वाला जो नियम है, री र और से के बाद न हो तो न के स्थान पर न हो जाता है, एक तो वो ध्यान रखना है। और फिर ये आए प्रति प्लस भा, ये परि प्लस प्रतिभा कहाँ पर लिख दिया मैंने? हाँ हाँ हाँ, तो प्रति उपसर्ग था ना, प्रति प्लस भा, प्रति प्लस भा से क्या बन जाएगा? प्रतिभा बन जाएगा। प्रतिभा, रुको तो सही, तो प्रति प्लस भा है, इसे क्या बन जाएगा? प्रतिभा हो जाता है। प्रतिभा का मतलब तो जानते हो है ना, जैसे पूरा अगर अर्थ लिया जाए प्रतिभा का, तो प्रतिभा का मतलब हो गया कि भाई जो सामान्य उसे थोड़ा सा क्या है? अच्छा है ना, यानी कि एक विशेष गुण का होना है, वो क्या कहलाएगा? प्रतिभा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रति का उपसर्ग का मतलब प्रत्येक होता है, और भा का मतलब है ना यहाँ पर योग्यता से लिया जाता है ना, प्रत्येक योग्यता है,
वो प्रतिभा है, इसमें बा का मतलब योग्यता है, उससे लिया जाता है इसका अर्थ, है ना। तो प्रतिभा का मतलब हो गया विशेष योग्यता है। प्रतिमा भी हो सकता है, प्रतिमास, प्रतिमा, हाँ हो जाएगा, प्रति प्लस मास से प्रतिमा हो जाएगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे तो आप रुको तो सही, तो संस्कृत हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये हिंदी के ऐसे उपसर्ग आते हैं, ऐसे शब्द बनते हैं। अब मिक्स कैसे हो रहा है, अभी तो हिंदी के पढ़ाई नहीं तो कैसे मिक्स होगा भाई। हिंदी के मैंने अगर पढ़ा दिए होते फिर मैं बोलता है कि देखो ये संस्कृत ये हिंदी, इन दोनों में बताओ किसका है। हिंदी की तो अभी पढ़ाई नहीं है। हाँ तो अब पढ़ने तो रुको तो सही, तो आप पढ़ो तो एक बार बार, पढ़ने के बाद में आपको लग जाएगा कि अच्छा ऐसे शब्द आते हैं वो, है ना। लिख लिया भाई। बाकी आपके ये नहीं आएगा कभी भी प्रश्न में, ये नहीं आएगा कि बताओ ये हिंदी का या संस्कृत का या विदेशी भाषा का है, ऐसा कभी नहीं आएगा। बस वो सीधा सा आता है प्रश्न कि बताओ इस शब्द में उपसर्ग क्या है और शब्द क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, तो प्रति, अब देखो प्रति उपसर्ग है ना, तो प्रति उपसर्ग इसमें देखो ती आ गया क्या, तो इसका मतलब है कि ये से पहले वाला बना आधा अधूरा मिलने वाला है। तो जैसे क्या गया साहब, प्रति प्लस एक प्रत्येक हो गया। अब प्रत्यय है तो ये से पहले वाला आधा आ गया, प्रति प्लस ऐसे प्रत्यय हो गया। प्रत्येक शब्द में एक ध्यान रखना है, जो हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, संधि पढ़ी थी तब भी चर्चा की, अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक शब्द में प्रति प्लस अक्षी इसका एक संधि विच्छेद है, ये याद रखना आपको। बाकी अध्यक्ष आ जाए तो अधि प्लस अक्षी ही बनेगा, है ना, इसी में ध्यान रखना है। ऐसे आ गया प्रतीक है। अब देखो ये जो शब्द है ना, प्रत्येक है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यय है ना, इन शब्दों में तो क्या यण संधि हो रही है। अब ऐसे आया प्रति प्लस एक है, दीर्घ होगी, देखो है ना, प्रति प्लस इत प्रतीत हो गया, दीर्घ हो गई, है ना, इन दोनों में क्या होगी साहब, दीर्घ संधि हो गई। ऐसे आया प्रति प्लस कार प्रतिकार, प्रति प्लस पल प्रतिपल, प्रति प्लस सत प्रतिशत, है ना। इसी प्रकार प्रति प्लस बोध, प्रति प्लस मान, प्रति प्लस भाव, तो इन शब्दों में कोई भी संधि नहीं हुई साहब। तो ये किससे बने हैं, तो ये उपसर्ग से बन गए, ये तो उपसर्ग से बन गए, ये दीर्घ संधि से बन गए, ये यण संधि से बन गए। आ गया समझ में। संधि पूछेगा तो वो संधि ही देगा कि बताओ प्रत्येक शब्द है इसमें कौन सी संधि है, तब वो या तो शवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि दे सकता है, या दे सकता है कि साहब इसमें यण है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है, ऐसे चार ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। प्रत्यय पूछेगा तो ऐसे हो जाएगा। एक आता देखो परि, परि है। अब देखो परि उपसर्ग है ना, तो उपसर्ग आएगा तो परि हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, परि उपसर्ग है तो उपसर्ग आएगा तो अंत में क्या आएगा, ऋश्व आएगा। इधर भी क्या देखो प्रति है, इसमें ऋश्व है, तो परि का मतलब चारों ओर हो गया, तो परि प्लस अंत से पर्यंत हो गया, परि प्लस आवरण से पर्यावरण हो गया। परिष्कार है, परिष्कृत है, इन दोनों शब्दों में कौन संधि होगी साहब, गुण संधि। गुण संधि क्या, व्यंजन संधि हो गई। इनमें क्या हो गई, यण संधि हो गई। ये क्या बन गया साहब, ये भी यण संधि का बन गया, है ना भाई। परि प्लस अंत से पर्यंत हो गया, यण संधि। परि प्लस आवरण से पर्यावरण बन गया, यहाँ पर भी यण संधि हो गई और परि उपसर्ग लग गया। अब परिष्कार है, परिष्कृत है, इन दोनों शब्दों में कौन संधि आ गई, व्यंजन आ गई, है ना। जो व्यंजन संधि में हमने नियम पढ़ा था ना कि परि उपसर्ग के बाद में क्री, कार, करण, कारक इत्यादि हो तो परि उपसर्ग के बाद से का आगमन हो जाता है। ऐसे परि प्लस वार, परि प्लस जन, परि प्लस श्रम, परि प्लस पक्वता, परि प्लस नाम, है ना, परि प्लस मान, परि प्लस नति, तो ये परि उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण हो गए, ठीक है। आ गया समझ में। इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब ये आता है तो इनमें अंत में क्या आएगा, न आएगा। क्यों आएगा, री र और से के बाद न हो तो न के स्थान पर न हो जाता, उस नियम के अनुसार इसमें ऐसे बदलाव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, कौन सा, परिणाम नतीजा होता है, परिणति ये विवाहित होती है। अच्छा परिमाण, ये परिणाम, परिणाम का मतलब नतीजा हो जाएगा। और परिमाण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नापतोल, इसका मतलब होता है नापतोल, है ना, नापतोल के रूप में आता है। नापतोल है उसका मतलब तो क्या होता है, परिमाण होता है, और ये परिणाम है ना, इसका मतलब हो जाएगा साहब नतीजा, इसका मतलब नतीजा होता है, ठीक है ना। एक जो शब्द है ना, कल थोड़ा सा अशुद्ध लिख गया, ये था पराकाष्ठा। पराकाष्ठा जो शब्द है ना, पराउपसर्ग हमने पढ़ा था ना, तो इसमें मैंने क्राष्टा कर दिया था, इसको ऐसे लिख दिया था, है ना, तो इसको थोड़ा सुधार करिएगा। पराकाष्ठा है वो ऐसे लिखा जाएगा, परा प्लस काष्ठा से पराकाष्ठा बन जाएगा, पराउपसर्ग में हमने पढ़ा था। इससे जस्ट पहले वाला था ना, प्रति उपसर्ग से पहले वाला ही था पराउपसर्ग, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा इसको। हाँ पराकाष्ठा लिखना, क्राष्टा हो गया था, ये र हो गया था इसका, पराकाष्ठा करना है, ऐसे करना है।
मैंने गलत कैसे, ये इन्होंने कहा था कि एक बार कल गए थे ना तब कि सर ये बनेगा या कौन सा बनेगा, इसलिए फिर मैं दोबारा देखा तो फिर मुझे याद आया, अभी भी याद आया मुझे। ठीक है, हो गई है तो उसको अपना सुधार कर लेते हैं। ठीक है हाँ होता रहता है, गलती इंसान से होती है। चलो साहब कर दो, हटा दो इसको। अरे ये हो गया, इसमें क्या है, ये थोड़ा बोर्ड है ना, वो इतनी अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है। उसमें क्या होता है कि हाथ से नहीं, इससे है ना, देखो इससे साफ करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है फिर ये स्क्रीन भागने लग जाती है। इस थोड़ा इसमें, हाँ वो ऊपर वाला तो अच्छा वाला है। अच्छा, अब फिर मैं इतना जानता भी नहीं ना, चक्कर तो ये है ना। परिउपसर्ग हो गया, प्रति हो गया। अब लिखो, देखो उत और उद है ना, इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, एक तो आता है उत और एक आता है उद। इन दोनों का मतलब तो एक ही होता है। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या अच्छा। श्रेष्ठ या अच्छा है वो होता है साहब, अच्छा या श्रेष्ठ लिख दो या श्रेष्ठ या अच्छा लिख दो। अब एक ही बात ध्यान रखनी है इनमें, है ना, क्या ध्यान रखनी है, एक तो आता है अघोष वर्ण और एक आता है साहब सघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन से हैं, एक दो श स। सघोष कौन से हैं, 3 4 5 य र ल व ह और 11 स्वर। ये तो याद हो गया आपको, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं धन्य हुआ कि आपको ये याद हो गए। अब सुनो साहब, इनमें एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, अगर इस उत के बाद में, इस उत उपसर्ग के बाद में अगर अघोष वर्ण आता है तब तो आपको क्या रखना है, उति रखना है। इस उत के बाद में अगर क्या आ जाए साहब, सघोष वर्ण आ जाए, तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, हम क्या रख सकते हैं, उत भी रख सकते हैं और उद भी रख सकते हैं। ये हम निर्भर करेगा ऑप्शन को देखकर, जहां ऑप्शन आएगा उसको देखकर हमें करना होगा। कैसे, इससे उदाहरण आएंगे साहब ऐसे, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया उच्छ्वास। अब बताओ उच्छ्वास का पढ़ चुके हैं ना, व्यंजन संधि हम आई थी तो पढ़ा था हमने। चलो साहब, क्या नियम आया था, तो यहां पर इसको हम लिखते हैं साहब उत प्लस वास, कि तय या द के बाद में स हो तो त और द के स्थान पर च और स के स्थान पर छ हो जाता है। अब यहां पर इस तय के बाद में क्या आया, स आया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसके बाद में अघोष वर्ण है तो इसका संधि विच्छेद में क्या हो जाएगा, उत प्लस वास हो जाएगा। आ गया समझ में, ऐसे आता है पर उच्च श्रृंखला, तो यहां पर हो जाएगा उत प्लस श्रृंखला। उत प्लस श्रृंखला से क्या बन जाएगा, उत श्रृंखला है वो हो जाएगा। ठीक है ना, चलो साहब, ऐसे आता है हमारे पास में उच्छ्वास है, उत श्रृंखला है, ऐसे आ गया उत्पत्ति आ गया, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा साहब, उद्दनपति हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आता है साहब उत्पाद आ गया, इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस पाद वो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा, ऐसे, जैसे कि आ गया हमारे पास में उल्लास शब्द आ गया। अब उल्लास में क्या है, तो यहां पर उत भी है और उद भी है, और ये क्या हो जाएगा, लास आ गया, क्योंकि तय के बाद में यहां पर क्या है, ल है, ल किस में आ गया, सघोष वर्ण में आ गया। तब हम क्या करेंगे, इस उल्लास में क्या बताएंगे साहब, उत और उद दोनों ऑप्शन है, इसमें दोनों ही हम कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि साहब अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो हम क्या करें, वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ, या राजस्थान पुलिस का या ये वीडियो का कौन सा एग्जाम था, उसमें पूछ लिया गया उन्होंने कि बताओ ऐसे कोई शब्द था जैसे सघोष वर्ण था, और उसमें पूछा गया कि दोनों ऑप्शन दे दिए साहब कि बताओ इनमें कौन सा होने वाला है। तब हम क्या करें, तो हम देंगे इसको प्राथमिकता, पहले प्राथमिकता इसको देंगे, सेकंड प्राथमिकता इसको देंगे। अब इसी को ही क्यों देंगे, इसका क्या कारण है, अभी जो नई एनसीईआरटी वाली किताब है लगभग 2020-22 के लगभग आई है,
उसमें यह दिया गया कि जहां पर भी दोनों उपसर्ग हो, उत और उद दोनों उपसर्ग की परिस्थिति बनती है तो वहां पर प्राथमिकता किसको देनी है? उद उपसर्ग को देनी है। आ गया समझ में? तो हमें क्या करना है? इस उद को देना। कब? जब इस उत उपसर्ग के बाद में क्या हो? सघोष वर्ण हो, तब हम क्या कर सकते हैं? यहां पर पहले प्राथमिकता इसको दे देंगे, सेकंड प्राथमिकता पर इसको देंगे। ठीक है, ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना होगा? यही करना होगा। ठीक है, चलो साहब, अब उदाहरण कैसे आएंगे? और तो वो आएंगे ऐसे, जैसे कि उल्लास आ गया, उल्लेख आ गया, तो ये आ जाएगा साहब उत या उद प्लस लेख। ऐसे आ गया साहब उल्लंघन आ गया, तो ये आ जाएगा उत या उद प्लस लंघन। ऐसे आ गया साहब उल्लेखित आ गया, तो ये आ जाएगा उत या उद प्लस लेखित। लिखो साहब एक बार अब। विसर्ग संधि का जो छठा रूल था, जो परिष्कार में आप बता रहे कि परिउपसर्ग है, उस परिउपसर्ग के बाद में ऐसे हो जाता है। देखो एक बार मैं आपको, नवीन जी एक बार 2 मिनट रुको। देखो नवीन जी ने यह प्रश्न पूछा है कि परिष्कार जो शब्द है, इस परिष्कार शब्द में क्या विसर्ग संधि हो सकती है? क्या विसर्ग संधि हो सकती है क्या? तो इसमें नहीं हो सकती। इन्होंने इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है परि प्लस कार होता है, इससे क्या बनता है? परिष्कार बनता है। इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब इन्होंने कहा कि ये जो विसर्ग संधि है, इसका जो छठा नियम था, मैंने जो छठा नियम लिखाया है वो भी यहां पर लागू होता है क्या? छठा नियम क्या था? तो छठा नियम मैंने ये लिखाया था कि पदांत ई या ऊ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में क, प और म हो, तब क्या हो जाएगा? इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ऐसी परिस्थिति क्या यहां पर बन रही है? क्या परि उपसर्ग तो है, परि में ई तो है, लेकिन विसर्ग नहीं आया। यहां पर क, तो ये क तो है, लेकिन यहां पर विसर्ग नहीं है, इसलिए यहां पर ये विसर्ग नहीं होने की वजह से क्या है साहब? यहां पर विसर्ग संधि नहीं है। समझ में आ गया नवीन जी? और दूसरी बात सुनो, ये तो हो ही गया आपका मामला। फिर हमने यहां पर इस परिउपसर्ग को लेकर ही बात की थी साहब कि परिउपसर्ग होगा और परिउपसर्ग के बाद में शर्त है कि या तो क्या हो? कृत हो या कार हो या करण हो या कारक हो और या कर्ता हो। अगर ये होगा तो इस परिउपसर्ग के बाद में स का आगमन हो जाएगा। ये नियम है। और नियम नंबर कौन सा था? तो ये नियम नंबर, व्यंजन संधि में तो लिखा था नियम नंबर 7, व्यंजन संधि में नियम नंबर 7 वो लिखाया था। तो इस परिष्कार शब्द में संधि व्यंजन ही होगी, विसर्ग नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो वो तो मैं मान रहा हूँ ना। हाँ तो वो तभी तो इसको वापस इसलिए तो समझाया गया इसको, मैं समझता हूँ तभी तो मैंने इसको पूरा विस्तार से दोबारा इसीलिए समझाया है कि आया है उनके दिमाग में तो दिक्कत है, तभी तो आया है। थैंक यू सर। ओके ओके। नवनीत कौन सा है? क्या नाम उसका? नवनी कौशिक? लड़की है क्या? अच्छा आ, अच्छा वो, अच्छा अच्छा लिखो लिखो।
घमासान चल रहा है, बच्चे जब घर रहते हैं ना तब पता चलता है घर वालों को। हाँ, ये स्कूल क्यों नहीं जा रहा? अब वो तो क्या करता है, गवर्नमेंट तो उसी हिसाब से करती है ना भाई, सर्दी का पीक टाइम तो यही रहता है। आपकी छुट्टी आ रही है ना कल? सुनो, मैंने नहीं कहा कल, तो इन्होंने कहा अच्छा। फिर उनको याद आया कि कल तो संडे है, वैसी छुट्टी रहने वाली है। सात बजे? हाँ, वो साइकोलॉजी वाले सर आ गए थे फिर। रक्षा उस पे कराएंगे, मकर संक्रांति पे। कारण क्या है सुनो, हाँ नहीं, कारण क्या है सवाई सर है ना, छुट्टियों वुट्टियों का तो उनका तो रहता ही नहीं है। वो तो उनको ऐसे चाहता है कि अगर त्योहार पे भी अगर आ जाए ना ये, तो हम त्योहार भी पढ़ा दे। हाँ। नहीं, वो एक कारण ये भी रहता है ना, क्योंकि जैसे छुट्टियां करते हैं ना, तो फिर क्या है कि एक तो टाइम पे कोर्स भी नहीं हो पाता है, व्यवस्थित रूप से कोर्स होता है, देखो क्लासेस लगती है। हाँ, 3-4 घंटे तो आना है सुबह सुबह, फिर छुट्टी तो रहती है और क्या है। नहीं वो तो खैर है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, गवर्नमेंट बुलाएगी तभी आएंगे वो। कर करा के 26 में नौकरी लगा के फिर छोड़ो इस काम को, नहीं है क्या? फिर उसके बाद एक ही काम रहे, स्कूल जाना है और आना है। पढ़ने की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले इतना पढ़ा दिया है। है? कैसे? अभी तो कहाँ हो गया, अभी तो 10 गुने का रिजल्ट आएगा, अभी तो 10 गुने का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब तो बहुत प्रोसेस का भी लंबा है अभी तो उसका। सब दूंगा मैं आपके साथ। अरे भंडारा चलेगा अपना तो। सुनो सुनो, वैसे ये बोलते हैं कि सर हम कब कैसे मिलेंगे आपको, है ना? जैसे मैं और दूसरे बच्चों में पढ़ा, भंडारा चलेगा, भंडारे बुलाऊंगा मैं आपको। सर हम जब आपसे मिलेंगे नहीं, संपर्क में नहीं रहेंगे तो कैसे? तो मैंने कहा कि मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है और मैं यूट्यूब चैनल पे फिर वीडियो डालता रहूंगा कि देखो अब इतने दिन शेष है, अब इतने दिन शेष है, तो वीडियो तो देखोगे ना आप। 10 दिन से पहले से डालने लग जाऊंगा, 10 दिन में देखोगे आप, और क्या चाहिए बताओ? ऐसे है नहीं, ट्रैफिक तो नहीं होगा क्योंकि हमारा तो हाईवे है वहां पर, तो हाईवे पर तो वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि वो वैसे भी चलता ही रहता है। हाईवे से अंदर है, 1 किलोमीटर अंदर है, तो वैसे भी मेन रोड ही है वो, रिको रोड है? बगरू है, बगरू के पास छितरौली है, छितरौली रिको रोड आती है ना, उसी पे है, यानी कि हाईवे जैसे ही है वो भी। आप जाओ कभी चौधरी होटल के पास से जो होती है ना छितरौली की तरफ जो रोड जा रही है, उसी पे है, उसी पे है। आओ, ये तो जैसे कि यहाँ से सोडाला, फिर ये 200 फीट बाईपास, फिर ऐसे आओगे तो ये बगरू के पास में ये छितरौली का रिको का ही है कट रोड बनी हुई है हाईवे की जैसे ही, है ना, डिवाइडर लगा के दोनों की तरफ, इसी रोड पे ही है। इसी रोड पे है शिवधर्म काटा है, शिवधर्म काटा के जस्ट पास में वाला जो मकान है अपना ही है। शिवधर्म काटा इधर है, शिव मंदिर इधर है, और मेरा भाई का नाम भी शिव है। समझ में आ गया? तो चारों तरफ शिव 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 ही चल रहा है, तो वैसे भी याद रह जाएगा। बिल्कुल सीधा सा रास्ता है हमारा तो। कौन सा वाला?
रिको वाला तो नहीं, वो तो पहले का ही है, 2000 लगभग 1 का 2 का कुछ ऐसा ही है, 2001-2 का ही है, 20-25 साल हो गई। देखो ये तो आ गया, कौन सा था हमारा, उत और उत तक आ गए ना। अब लिखो साहब उप उपसर्ग। अब नए पेज में लिख देता हूं उप, तो उप अब लसे के लास्ट आ गया। उप है, उप का मतलब होता है सहायक, सहायक या पास। अब देखो इसमें इसमें कैसे शब्द आएंगे साहब, जैसे कि आ गया उपाध्यक्ष, तो ये आ जाएगा उप प्लस अध्यक्ष, है ना। उपप्राचार्य, उपप्राचार्य में आ जाएगा उप प्लस प्राचार्य। उपप्राचार्य उप प्लस प्राचार्य हो जाएगा। उप प्राचार्य है। ऐसे आ गया उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो यह आ जाएगा उप प्लस मुख्यमंत्री। उप सभापति, उप सरपंच, उप सरपंच, उप मुख्यमंत्री, उप प्रसारी, उप सरपंच, उपाध्यक्ष, उपयोग, 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 उपभोग, उपनिवेश, उपयुक्त, उपने, हाँ उप प्लस सरपंच ही आ गया ना। उप प्लस मुख्यमंत्री, उप प्लस योग, उप प्लस भोग, उपयोग आ गया, उपभोग आ गया, एक आता है उपहार आ जाएगा। एक इनमें ना, एक तो आता है कौन सा वाला है, अच्छा वो तो थोड़ा शब्द ज्यादा है, वो आगे वाले स्लाइड में करेंगे बात। उपयुक्त का मतलब ठीक होता है, और उप्रयुक्त का मतलब तो ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ। उपनयन संस्कार होता है ना, 16 संस्कार में से एक उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में क्या होता है, जब व्यक्ति है ना शिक्षा ग्रहण करने जाता है तब होता है। उसमें भी बालक का जन्म होता है, उसमें भी एक ऐसे माना गया, उसमें भी जन्म होता है बालक का। दिविज आता है ना, दिविज, वैसे आपके अनेकार्थी शब्द है क्या, तो दिविज में हम पढ़ेंगे। दिविज का मतलब दो और जय का मतलब जन्म लेने वाले, 2 बार जिनका जन्म होता है वो दिविज होता है। किन किन का होता है, तो एक तो होता है पक्षी का 2 बार जन्म होता है ना। कैसे, एक तो अंडे के रूप में, एक अंडे से बाहर। एक होता है ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म माना गया है साहब। एक तो माँ की कोख से, एक उपनयन संस्कार होने के बाद में। एक है ना केस, है ना, केस का भी किसके रूप में होता है, 2 बार जन्म होता है, बार बार करते हैं केस। ऐसे आता है नाखून, यानी कि नाखून है ना, नाखून को भी क्या माना गया है, दिविज है, वो माना गया है, ठीक है ना। एक क्या आता है, तो चंद्रमा आता है ना, चंद्रमा को भी दिविज माना गया है। कैसे,
एक तो होता है कृष्ण पक्ष वाला और एक होता है शुक्ल पक्ष वाला। ये सारे शब्द किसके हैं? द्विज के हैं। जो आगे हम अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे ना, नहीं, जैसे बार बार आते हैं ना, बार बार कटवा देना बालों को, तो बार बार जन्म होता है ना, बार बार जन्म होता है ना, टूटने के बाद होता है। एक जैसे जो मुंडन संस्कार होता है ना, उस समय भी माना जाता है ना, तो मुख्य तो मुंडन संस्कार वाला माना जाता है। एक बार तो हो गया साहब, एक बार तो हो गया कि बालक जब जन्म लेगा तो वो स्वाभाविक आएंगे, फिर मुंडन कर लिया जाएगा ना एक बार, उसके बाद में फिर आते हैं, तो फिर वो 2 बार माना गया। ऐसा नहीं, 2 बार जिनका जन्म तभी माना गया वो। आ गया भाई समझ में? अब देखो यहां पर है उप, देखो एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां पर उप उपसर्ग है और यहां पर उपाध्यक्ष है, तो अध्यक्ष की सहायता करने वाला है, उपाध्यक्ष हो गया। उपराचार्य, प्राचार्य की सहायता करने वाला, उपराचार्य हो गया। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की सहायता करने वाला, उप मुख्यमंत्री हो गया। उप सरपंच है, सरपंच की जो उप सरपंच है, सरपंच की जो सहायता करने वाला है वो हो गया साहब। उपयोग है ना, योग में लेना है। उपभोग है, उपनिवेश है, तो उप प्लस योग, उप प्लस भोग, उप प्लस निवेश, उप प्लस युक्त, उप प्लस नय, उप प्लस वास, उप प्लस आहार, ये उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द है वो हो गए साहब। संधि तो इनमें सिर्फ इनमें ही हुई है, एक में ही। उप प्लस प्राचार्य, उप में प में अ है, इसमें अध्यक्ष में आ गया, तो उपाध्यक्ष है, इसमें दीर्घ संधि हो गई। बाकी ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ये तो मिला हुआ ही है ना, ऐसे जुड़ा हुआ ही है। संधि किसी में नहीं है, वो सिर्फ इसमें हुई है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पर उप है ना, ये हमने बात कर लिया। इसके बाद में स्व है और एक अपी है ना। अभी नए उपसर्ग जोड़े गए हैं। अभी जो नई किताब आई ना एनसीईआरटी वाली, उसमें नए उपसर्ग के रूप में जोड़ा गया है। अब देखो ये जो स्व है, इस स्व का मतलब होता है साहब अपना, है ना। अब इसमें क्या उदाहरण है, तो यहाँ पर एक तो आता है स्वार्थ शब्द आता है। इसका जो इसमें जो बना है ये स्व प्लस अर्थ है, उससे बना है। स्व प्लस अर्थ से क्या बना है? स्वार्थ, वो बना है। एक आता है स्वाभिमान, तो ये आ जाएगा स्व प्लस अभिमान। एक आता है स्वावलंबन, ये हो जाएगा स्व प्लस अवलंबन। एक आता है स्वाध्याय, ये आ जाएगा साहब स्व प्लस अध्याय। स्व प्लस अध्याय से है स्वास्थ्य नहीं आएगा। अब देखो अभी नहीं आएगा, अभी करूंगा बात है कि क्यों नहीं आएगा। अब देखो ये तो हो गई, इनमें संधि भी हो गई है ना, और साथ में क्या क्या साहब उपसर्ग भी लग गया। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि स्वहित, स्वहित है, स्वजन है ना। शोपन तो नहीं आएगा, शोपन में तो ये वाला ये नहीं आएगा। एक है ना स्वहित है, स्वार्थ है, स्वजन है। अब ये ना, ये जो शब्द है ना, ये वैसे अपन पढ़ चुके हैं पहले भी दीर्घ संधि में। अब देखो ये है ना, इनमें क्या करता है वो, संधि में पूछेगा तो एक दो शब्द हैं। एक तो वाला ये वाला स्वागत है, और एक आता है स्वस्ति है। इन दो शब्दों को लेकर क्या करता है साहब, वो हमेशा कार्य करता है। क्या करता है इनमें, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सु प्लस आगत, और यहाँ पर सु उपसर्ग हो गया। ये आता है स्व प्लस सु प्लस अस्थि से क्या बनता है, स्वस्ति है वो बनता है। अस्थि का मतलब होता है होना या रहना, सु का मतलब अच्छा, सु का मतलब अच्छा, आगत का मतलब आना है। ये जो दोनों शब्द हैं, तो अब वो क्या करता है, इनमें से संधि में पूछता है तो वो देता है कि साहब इनमें से ये जो ये वाले ऊपर वाले उदाहरण है ना, यहाँ वाले उदाहरण है ये वाले, इनमें से कोई सा भी एक उदाहरण, 3 उदाहरण तो इनका दे देता है और एक उदाहरण इनका देता है, और फिर पूछता है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें दीर्घ संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आ गया। इसमें और इसमें है ना, वो है यण संधि। इन सभी में क्या है, दीर्घ संधि है। एक बात तो ये तो हो गया संधि से संबंधित। अब पूछता है साहब उपसर्ग से संबंधित, उपसर्ग में क्या आता है, तो वो देता है ये 3-4 शब्द दे दिए साहब, जैसे स्वाध्याय, स्वावलंबन, स्वाभिमान, ये 3 शब्द दे दिए, और इधर से क्या दे दिया आपका, स्वस्ति दे दिया। और फिर पूछा गया कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इन तीनों में तो चारों जो बाकी हैं, इनमें तो क्या है, स्व उपसर्ग है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सु है। सु का मतलब अच्छा होता है, स्व का मतलब अपना होता है।
समझ में आ गया? तो ये तो किससे बने हैं? स्व उपसर्ग से, और ये किससे बने हैं? स्व उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, स्वच्छ वो भी इसी में आएगा, सु प्लस अच्छे बनता है स्वच्छ। नहीं ये नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए लिखा था भाई। आप अगर संधि में पूछेगा तो ऐसे है, उपसर्ग में पूछेगा तो ऐसे है। और अंतिम वाला जो उपसर्ग है वो हमारा ये वाला है साहब। कौन सा आ जाएगा? अपि। अपि में तो दो ही शब्द याद रखना है, एक तो आता है अपितु, एक तो आता है अपितु, और एक आता है अपिहित। अपिहित का मतलब होता है ढका हुआ। ढका हुआ है वो होता है। और ये अपितु है ना, ये जोड़ने के रूप में आता है। जोड़ने के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये वाले दीर्घ संधि में है, ये दीर्घ संधि की उदाहरण है। क्योंकि देखो यहाँ पर वह में अ है, इधर अर्थ में है, इधर से वह में अ है, अभिमान में है, इधर अ है, अ है, अ है, अ है। कौन सा? अपिहित। अपिका, अपिका मतलब ऐसे ठीक ही होता है, ठीक। इसका जो अर्थ हो जाएगा वो ठीक के रूप में आएगा अर्थ। तो हाँ, अपि जो उपसर्ग है ना, ये जो नया उपसर्ग जोड़ा गया है, इसके दो ही उदाहरण है। एक तो अपितु है और एक अपिहित है। अपितु है ना, ये तो क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आता है, और अपिहित इसका मतलब होता है ढका हुआ। ऐसे हो जाएगा। ढका हुआ, गिरा हुआ नहीं। हाँ, ये हो गए 22 उपसर्ग। कौन से वाले? संस्कृत भाषा के, है ना। हाँ, चॉइस हो गए। वो चॉइस इसलिए हो गए कि वो दो उपसर्ग नए और जोड़ दिए ना, इनको भी। वो उत और उद है ना, उनको एक मान लेते हैं। उधर है ना निर और दूर, दो से उनको दो को चार, चार को दो मान लेते हैं। पूछा जाए कि उपसर्ग की संख्या, वैसे तो पूछेगा नहीं कि संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो आपको 22 ही बतानी है। समझ में आ गया? 22 ही बतानी है। वो कैसे है कि दूर, दुस, निर, निस, जो चार उपसर्ग थे ना, उनको दो ही माना गया है। अपने तो अलग अलग लिखा है उनको, तो दो संख्या वैसे बढ़ गई उनकी। वैसे पूछेगा नहीं वो। दूर, दुस, निर, निस। दूर को और निर को एक मान लिया, दुस को और निस को एक मान लिया। हाँ, टोटल 22 है वैसे। आ गया समझ में? हाँ, दूर, निर, दुस, निस, चार को दो मान लिया। अब देखो साहब, ये तो हो गए 22 उपसर्ग। कौन से वाले? ये संस्कृत भाषा की 22 उपसर्ग हो गए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब एग्जाम में जो प्रश्न आने की संभावना है वो तो है ही यहाँ से ही। संस्कृत भाषा की 22 उपसर्ग है ना, इनसे ही पूछता है वो। 80-90% तो संभावना इन्हीं में से ही है। क्योंकि एक तो आपका तो सबसे ज्यादा संभावना इसलिए कि आपका तो एक प्रश्न आएगा। अब एक प्रश्न आएगा तो वो तो संभावना यहाँ से ही है। बाय दफा अगर ये पढ़ार पढ़ने के बाद में यहाँ से नहीं आए तो फिर आएगा यहाँ से। कहाँ से? इनमें से। तो हिंदी के जो उपसर्ग है ना, हिंदी के जो 22 उपसर्ग हैं, हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग है वो है 22। अब ये 22 कौन कौन से हैं? तो 22 हैं साहब ये वाले। आ जाएगा जैसे कि आ गया बिन, बिन, बहु, आप, सम, नाना, आधा, आधा, अन्न, ओसन, भर, ओसन भर लेना, भर लेना। क्योंकि, क्योंकि उनका चिरकु 2, 3, 4, 5 ऊपर के। ये उपसर्ग की ट्रिक्स हो गई साहब। हिंदी भाषा की जो 22 उपसर्ग है इनकी ये ट्रिक्स हो गई। अब कौन कौन से उपसर्ग हुए हैं? चिरकु,
चिरकू 2 3 4 5 ऊपर क। अब देखो कौन कौन से 22 उपसर्ग हैं। एक तो आता है बिन आता, एक आ गया बहु आ गया, एक आ गया आप आ गया, एक आ गया सम आ गया, एक नाना आ गया, एक अद आ गया, एक अन आ गया, एक ओ आ गया, एक स आ गया, एक न आ गया, है ना। इसके बाद में एक भर आ गया, इसके बाद में आता है उन आ गया, फिर का आ गया, फिर चिर आ गया, फिर कु आ गया, फिर दू आ गया, फिर ती आ गया, फिर चो आ गया, फिर पच आ गया, फिर उ आ गया, फिर पर आ गया, फिर क आ गया। ये 22 उपसर्ग ऐसे होते हैं। समझ में आ गया? चलो साहब, अब इनको भी इसी क्रम में हम पढ़ेंगे ताकि याद करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाए। पहला उपसर्ग कौन सा है? बिन। बिन का मतलब होता है साहब बिना। अब इससे कैसे शब्द बनेंगे? तो यहां पर बनेगा साहब ऐसे, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन सोचा, बिन सोचा, बिन बोला, बिन मांगा, बिन देखा, बिन 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 देख। बिन के बाद में जो दूसरा आता है वो आता है बहु। अब ध्यान दीजिएगा, बहु का मतलब होता है ज्यादा। अगर इस बहु को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये तो कौन सा बन गया फिर? बहु वाली बहु नहीं स्त्रीलिंग वाली बहु, पुत्र वधु, पुत्र वधु हो जाएगा। इसका तो मतलब पुत्र वधु है। इस बहु का मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। चलो साहब, अब इससे क्या बनेंगे साहब? इससे बनेंगे ऐसे, जैसे आ गया बहुभुज, बहुतल, बहुकोण, बहुमत, है ना, बहुमत। किसमें? बहु के बाद में आ गया आप। आप का मतलब हो गया खुद, जैसे आप बीती, आप देखी, आप सुनी, है ना। आप देखी, आप देखी, आप, अच्छा देखी दो बार आ गया क्या? चिरकू, चिरकू, हाँ ये तो वैसे ऊपर ऐसे आ गया, वो तो लग रहे हैं ना, ऐसे ही तो है। आप सुनी, आप देखी, आप बोली। इनको पढ़ने से थोड़ा सा है ना, वैसे इनसे आने की तो संभावना कम है, लेकिन इनको पढ़ने से एक ही फायदा होता है, हमें थोड़ा पता चल जाता है कि ऐसे उपसर्ग होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमें आते हुए प्रश्न गलत हो जाता है। अगर में दो में से एक ऑप्शन काटना हो तब ये काम आते हैं ये। इसके बाद में आ गया सम। सम का मतलब यहां पर है बराबर, जैसे समकोण, समतल, ठीक है ना। समहार नहीं आएगा, देखो ये जो समाहार है ना, सम प्लस हार से आता है समाहार, ये संस्कृत का है। समझ में आ गया? ये संस्कृत का है, इससे जो शब्द बनेगा ना वो बनेगा संहार। ऐसे ये तो है संस्कृत का उपसर्ग सम, और ये जो सम आता है ये कौन सा हो जाएगा? हिंदी का हो जाएगा। संस्कृत का आएगा तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, ऊपर या तो क्या आएगा, ऊपर यहाँ पर तो अलंत आएगा, और ऊपर या तो क्या आएगी? अनुस्वार आएगा, और यहाँ पर या तो आगे वाला जो वर्ण आएगा ना, या तो न आएगा या म आएगा, बस और कुछ आएगा नहीं। ठीक है, समान तो इसी में है। सम नहीं 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 नहीं, सम्मान है ना, देखो सुनो, ये जो सम्मान आता है ना ये ऐसे लिखते हैं, है ना, ये भी संस्कृत का ही है। ये बनता है सम प्लस मान से, सम प्लस मान से क्या बन जाएगा? सम्मान बन जाएगा, तो ये भी संस्कृत का ही है। ठीक है ना। क्या बिन मांगा? बिन बिन मांगा है, बिन मांगा है, बिन मांगा,
सम प्लस मान से सम्मान, यहां पर नहीं, ये सम प्लस मान से बनता है। सत प्लस मान से आप बोलो कि इसको क्या सत प्लस मान से बना सकते हैं क्या, तो ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? देखो यहां पर आता है तय के बाद में मैं हो, तय के बाद में क्या हो गया, अनुनासिक व्यंजन हो गया ना, तो तय अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा, पहला नियम है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, इसलिए नहीं बनेगा। तो अब इसमें क्या आता है, तो ये आता है सम प्लस मान से। सम प्लस मान है उसे क्या बन जाएगा, सम्मान है हो जाएगा। किसका? ये समान, समान का मतलब बराबर, इसमें तो कुछ नहीं है, स प्लस मान हो जाएगा। ये बनता है स प्लस मान से बनता है। स का मतलब साथ में होता है, मान का मतलब मान सहित। तो ये स उपसर्ग से बना है। मान, मान का मतलब मान मर्यादा इज्जत हो जाएगा, ये स साथ में, तो मान मर्यादाओं के साथ में वो सम इस रूप में आ जाएगा। अब देखो साहब यहां पर आ गया सम कोण है, समतल है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज, समकोण, समतल, समचतुर्भुज, समकक्ष, लिखो। देखो साहब नवनी ने मैसेज किया है कि आज पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है। कौन सा? अच्छा, आज टेस्ट नहीं है, आज नहीं है ना अब, इसलिए टेस्ट नहीं है। अब कल आप आना तब टेस्ट होगा। कल यानी कि कल का मतलब जैसे टाइम होता है सोमवार का। देखो लिख लिया ना इतना? इसमें बहु में ये हाँ, भुज में बड़ी आएगी, भुज का मतलब भुजाएं होती है। हाँ, तो ये भुज में बड़ी आएगी। ये संप्रेषण, देखो ये संप्रेषण है ना, लिखा जाता है ऐसे, संप्रेषण ऐसे लिखा जाता है। ये लिखा जाएगा सम प्लस प्रेषण से, इसमें आ गया ऐसे, इसमें मैं लेंथ आ गया ना, आधा आ रहा है ना, तो बस संधि कौन सा उपसर्ग है? अब प्रेषण शब्द है ना, इसमें क्या आ जाएगा, है ना, इसमें क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्र प्लस एषण। प्र प्लस एषण से क्या बनता है, प्रेषण, जो कि हम कहां पर लिखे थे इसको, तो गुण संधि के अपवाद में लिखे थे, नहीं वृद्धि संधि के अपवाद में लिखे थे। गुण संधि के क्या, वृद्धि संधि के अपवाद में लिखे थे इसको। प्रेषण है, प्रेषक है ना, वो वाले उदाहरण है। हाँ, नहीं फायदा भी तो है ना इससे, जब आगे अगर पीछे वाला भी समझाना हो तो भी आराम से बैक करके समझा सकते हैं, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। हाँ हाँ, उसमें रहता है वो इंक की आती है ना, इंक की रहती है। हाथ तो काले होते हैं लेकिन उससे हाथ तो काले होंगे, लेकिन काम देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा पढ़ाने का काम अच्छा ही तो है। कौन सा? नहीं, पढ़ाने का तो काम दोनों अच्छे ही हैं। ये तो इसमें भाई चलो ये है सुविधा है, ये तो क्या है कि जैसे ना लाइव क्लास देख रहे हैं ना, तो उनको भी स्पष्ट दिखता है इसमें। वो जो बोर्ड वाला था होता है तो उसमें क्या इतना स्पष्ट नहीं दिखता। दूसरी बात क्या होता है, इसमें अगर बैक करना हो, कोई चीज़ नहीं समझे में आई तो बैक कर सकते हैं सब, है ना, तो आगे पीछे करना भी कोई आसान रहता है। ऐसे हैं, आंखों में फर्क तो पड़ता है। पहले जैसे ना, जैसे ज़्यादा घंटे क्लासेस चलती है ना, 7 8 9 घंटे,
तो फिर क्या होता है, शाम को सोते हैं ना तो इसमें आंखों में जलन होती है। अब इसे 1-2 घंटे में तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बॉडी में क्या वो होते हैं ना, एंटीबॉडी बन गई इसकी। पहले स्टार्टिंग में जब पढ़ाए थे ना तो ऐसे रात को सोते थे ना आंखों में ऐसे जलन सी होती थी, अब तो क्या कम होने लग गई। अब वो यार पहले तो बनवाया था, जैसे 14 घंटे क्लासेस चलती है ना तब तो फिर वो बनवाया था, वो स्टाइलिश ही बनवाया था। फिर मैं थोड़ा सा पहन के आता था, ऐसे लगता है वो डेमो मार रहे हैं, है ना। तो फिर मैं इसलिए तो फिर क्या है कि फिर मैंने सोचा कि 1-2 घंटे में तो वैसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, जो आधा घंटे क्लास चलती है तब दिक्कत आती है उसकी। किससे? नहीं वो ऐसे नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना ऐसे, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो आंखों के सामने होता है ना, इसलिए। तो देखो ये तो हिंदी भाषा के 22 उपसर्ग है, इनमें से लगभग 2-3-4 तो हमने पढ़ लिया है। इसमें देखो यहाँ पर आया है सम, संस्कृत में सम आता है, हलेंत आता है, हिंदी में आएगा तो क्या आएगा आपका पूरा आएगा, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना है बहु है ना, ये छोटा वाला आता है ना, बहु बड़ा आएगा तो क्या हो जाएगा, पुत्र वधु वाला हो जाएगा, और बाकी तो सीधे से हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, बाकी इसके और जो है वो कल अपन बात कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।